नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के कुछ प्रमुख व मुख्य समाचार। कोविड संक्रमण की भीषण स्थिति का सामना कर रहे अलग अलग जिलों के जिलाधीशों से पीएम मोदी द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संवाद साधने का सिलसिला गुरुवार को भी जारी रहा। इसके तहत उन्होंने गुरुवार को अमरावती के जिलाधीश शैलेश नवाल सहित महाराष्ट्र व अन्य राज्यों के करीब 50 जिलाधिकारियों के साथ कोविड संक्रमण एवं कोविड प्रतिबंधात्मक उपाय योजनाओं को लेकर चर्चा की। इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में अमरावती के जिलाधीश शैलेश नवाल द्वारा जिले की स्थिति के बारे में अवगत कराए जाने के बाद पीएम मोदी ने जहाँ एक और अमरावती के शहरी इलाकों में संक्रमण की स्थिति नियंत्रित होने पर समाधान जताया, वहीं जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार फैल रहे कोरोना संक्रमण तथा दिनों दिन बढ़ रही कोविड संक्रमितों एवं संक्रमण से होने वाली मौतों की संख्या पर चिंता भी जताई। साथ ही उन्होंने जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में कोविड संक्रमण की स्थिति को जल्द से जल्द नियंत्रित करने हेतु तमाम आवश्यक उपाय किए जाने का निर्देश देते हुए कहा कि इसके लिए केंद्र सरकार द्वारा अपनी ओर से हर संभव सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। साथ ही पीएम मोदी ने इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में शामिल अन्य जिलाधीशों से भी उनके कार्य क्षेत्रों को लेकर जानकारी प्राप्त की और कोविड के संक्रमण को नियंत्रित करने हेतु किए जा रहे उपाय योजनाओं के परिणामों पर भी चर्चा की। ऐन खरीफ फसलों की बुआई के मुहाने पर खाद एवं बीजों के दामों में हुई वृद्धि तथा केंद्र सरकार द्वारा कृषि उपज के आयात व निर्यात को लेकर अपनाई जा रही नीति का विरोध करने हेतु प्रहार जनशक्ति पार्टी के संस्थापक तथा राज्य के राज्य मंत्री बच्चू कडू के नेतृत्व में प्रहार कार्यकर्ताओं द्वारा जिले में जगह जगह पर ताली और थाली बजाओ आंदोलन किया गया। इसके तहत खुद राज्य मंत्री बच्चू कडू ने अमरावती शहर के राजकमल चौक पर उपस्थित होकर इस आंदोलन में हिस्सा लिया। राज्य सरकारचा विषय नाही, केंद्राचं धोरण आहे आणि केंद्राचं धोरण असं आहे का वाढलेले भाव भेटले नाही पाहिजे। तुरीचे भाव जर मागच्या 2 महिन्याचे पाहिले होते तर आपण वर जाताना पाहिलं आणि दुसरीकडे आता लगेच धोरण असं मोदी सरकारनं केलं। आपल्याकडे 38 लाख टन तूर आपलं उत्पादन होणार आहे। या वर्षाचं जर आपण उत्पादन पाहिलं 8 ते 9 लाख टन आपलं तूर पहिलं शिल्लक आहे। असं असताना सुद्धा केंद्र सरकार पुन्हा 9 लाख टन तूर आयात करते आणि मग या सगळ्या धोरणामुळे जिथं कडधान्य म्हणजे कोरडवाहू शेती पिकवणारा शेतकरी जे कडधान्य पिकवतो, मग मूग असन, उडीद असन, तूर असणार, हरभरा असेल, हे सगळे भाव पाळण्याचं षडयंत्र मोदी सरकारनं या 3 वर्षाच्या काळात आपण केलेलं दिसतंय आणि त्याच्यामुळे आता प्रचंड भाव कमी होणार आणि पुन्हा शेतकऱ्याचं पीक निघालं का तुरीचे भाव 4 ते 5 हजार जाण्याची शक्यता टाळता येत नाही। आणि म्हणून जे आयात विरोधी जे आमचं हे आहे की जे आयात केल्या जातं त्याच्या विरोधात आमचं हे आजचं आंदोलन होतं। खताचंही होतं, पण मोदी सरकारनं काय सूझबुद्धी सुचली, आंदोलनाचा सगळ्या भागातून शेतकऱ्यांचा इशारा गेला आणि त्यांनी ते भाववाढ जे कमी केली त्याच्याबद्दल आभारच आहे। परंतु जे आयातचं धोरण आहे सरकारचं ते अत्यंत चुकीचं आहे। मला भाजप भक्तांना सवाल आहे का एका इकडे सरप्लस तूर असताना, तुरीची डाळ असताना आपण तूर आयात करता का? आणि आयात करून तुरीचे भाव पाळण्याचे जे काही षडयंत्र आहे त्याला आपण कधी विरोध करणार? तुम्ही शेतकरी पुत्र म्हणून त्याच्यासाठी आपण काय केलं पाहिजे? म्हणून आम्ही हा निषेध नोंदवतो आहे का जे नियंत्रित होते आयात करायचं ते खुली करून टाकली आणि खुली केल्यामुळे आता व्यापारी डायरेक्ट विदेशातून तूर डाळ आयात करणार आणि प्रचंड आम्ही पाहतो नफाखोरी त्याच्यामध्ये करणार आहे। शहर में इस समय कोविड महामारी के चलते कड़ा लॉकडाउन चल रहा है और इस समय भी आपराधिक गतिविधियां बड़ी संख्या में सामने आ रही हैं। गुरुवार की सुबह सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र में मालवीय चौक से जयस्तंभ चौक परिसर में एक्साइज बैटरीज दुकान के सामने 3 बदमाशों ने एक बाइक सवार की आंखों में मिर्च पाउडर फेंककर उसके पास से 19,50,000 रुपयों से भरी बैग को छीनकर ले जाने की कोशिश की, लेकिन बाइक सवार ने तीनों बदमाशों का जमकर प्रतिकार किया, जिससे लूट की कोशिश नाकाम हो गई। यह घटना सुबह 10:30 से 11 बजे के बीच सामने आई है। गुरुवार की सुबह गोपालनगर परिसर निवासी मनोज चौधरी नामक व्यक्ति यस बैंक में आया और बैंक से 19,50,000 रुपए लेकर छोटी कॉलेज बैग में भरकर निकला। यहाँ से जैसे ही वो अपनी मोटरसाइकिल लेकर 5-10 मीटर आगे बढ़ा तभी 3 बदमाशों ने अचानक उसकी आंखों में मिर्ची पाउडर फेंका। इस बीच मनोज ने अपनी कैश से भरी बैग को बचाने की पूरी कोशिश की। ऐसे में एक युवक ने मनोज पर चाकू से वार करना शुरू किया और मनोज की पीठ पर चाकू भी लगा। पश्चात मनोज अपनी बैग को संभालते हुए बैंक की दिशा में दौड़ा। इस समय घटनास्थल पर लोगों की भीड़ जमा हो गई थी, लेकिन कोई भी मनोज को बचाने सामने नहीं आया। इसी बीच मौका पाकर तीनों बदमाश अपनी दोपहिया पर सवार होकर तिरुपति बालाजी मंदिर की दिशा में फरार हो गए। मामले की जानकारी मिलते ही सिटी कोतवाली थाना पुलिस ने तुरंत घटना
घटनास्थल पहुंचकर जख्मी मनोज चौधरी को जिला सामान्य अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया, जहां पर मनोज को 4 टाँके लगाए गए हैं और उसे मलहम पट्टी कर डिस्चार्ज दिया गया। पता चला है कि दिन दहाड़े सुबह के समय मनोज चौधरी के साथ हुई लूटपाट की वारदात के फुटेज घटनास्थल से कुछ दूरी पर स्थित एक्साइज बैटरी की दुकान के सामने लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हुए हैं। इन फुटेज के आधार पर पुलिस ने छानबीन करनी शुरू की है। हालांकि सीसीटीवी फुटेज में कैद तस्वीरें काफी हद तक अस्पष्ट नजर आ रही हैं, किंतु पुलिस ने उम्मीद जताई है कि जल्द ही बदमाशों को पकड़ लिया जाएगा। इस समय लॉकडाउन रहने की वजह से आजू बाजू की दुकानें बंद हैं। ऐसे में दुकानदारों को बुलवाकर उनकी दुकानें खुलवाकर अन्य स्थानों पर लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज भी हासिल किए जा रहे हैं। साथ ही मनोज का बैकग्राउंड भी तलाशा जा रहा है और उसकी कंपनी से भी संपर्क किया जा रहा है। कोविड संक्रमित मरीजों के इलाज में कारगर साबित रहने वाले रेमडेसिविर इंजेक्शन का अमरावती जिले में भरपूर व पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है और यदि कोई इस इंजेक्शन की कालाबाजारी करता पाया गया तो उसके खिलाफ ऑन द स्पॉट एफआईआर दर्ज किया जाएगा। इस आशय की चेतावनी जिलाधीश शैलेश नवाल द्वारा दी गई। जिलाधीश नवाल ने कहा कि इस समय अमरावती जिले के सरकारी अस्पतालों में रेमडेसिविर के 1500 तथा निजी अस्पतालों में 3000 इंजेक्शन उपलब्ध है, जो जिले के लिहाज से काफी है और निजी अस्पतालों में इन इंजेक्शनों को निर्धारित दरों पर ही उपलब्ध कराया जाना चाहिए। यदि कहीं पर भी इस इंजेक्शन के लिए निर्धारित दर से अधिक शुल्क लिया जाता है तो सीधे जिलाधीश कार्यालय से संपर्क किया जाए। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि जिले में ऑक्सीजन बेड सहित कोविड संक्रमितों के इलाज हेतु आवश्यक दवाइयों का भी भरपूर स्टॉक उपलब्ध है। इसके अलावा रेमडेसिविर इंजेक्शन को लेकर जिलाधीश कार्यालय के पथक द्वारा 5 अस्पतालों की जाँच पड़ताल की गई, जिसकी रिपोर्ट प्राप्त होना अभी बाकी है। कोविड संक्रमण काल के दौरान स्थानीय हिंदू स्मशान भूमि संस्था द्वारा संचालित हिंदू मोक्षधाम की भी बेहद महत्वपूर्ण भूमिका रही। इस संक्रमण की वजह से मौत का शिकार हुए अधिकांश मरीजों के शवों का अंतिम संस्कार हिंदू मोक्षधाम में ही किया गया, जिसके लिए यहाँ पर स्थापित 2 गैस शवदाहिनियों को पूरा समय उपलब्ध कराया गया था और एक समय ऐसा भी आया जब दोनों गैस शवदाहिनियां भी अंतिम संस्कार हेतु कम पड़ने लगी। ऐसे में कोविड संक्रमित मृतकों के शवों का अंतिम संस्कार लकड़ियों की चिताओं पर ही किया जाने लगा और नौबत यहाँ तक आ गई कि लकड़ियों की चिताओं पर अंतिम संस्कार करने हेतु स्मशान भूमि में चबूतरे और जगह कम पड़ने लगे। ऐसे में स्थानीय प्रशासन के सहयोग से गैस शवदाहिनी की तीसरी मशीन लाने का प्रयास शुरू किया गया था, किंतु स्थानीय मनपा प्रशासन द्वारा वादा करने के बावजूद इस काम से अपने हाथ पीछे खींच लिए जाने की वजह से तीसरी गैस शवदाहिनी अब खटाई में पड़ती नजर आ रही है। गैस शवदाहिनी संयंत्र की कीमत करीब 48 लाख रुपए के आसपास है और इसे स्थापित करने में 3 से 4 लाख रुपए का अतिरिक्त खर्च आता है। जिस समय अमरावती शहर के कोविड अस्पतालों में बड़े पैमाने पर कोविड संक्रमित मरीजों की मौतें हो रही थी और हिंदू स्मशान भूमि पर काम का बोझ काफी बढ़ा हुआ था, तब स्थानीय मनपा प्रशासन और मनपा पदाधिकारियों ने हिंदू मोक्षधाम का दौरा करते हुए वहां पर मूलभूत सुविधाओं के साथ ही गैस शवदाहिनी के तीसरे संयंत्र हेतु 50 लाख रुपए की सहायता देने का आश्वासन हिंदू स्मशान भूमि संस्था के अध्यक्ष आरबी अटल को दिया था, जिस पर भरोसा करते हुए संस्था द्वारा अपने पास उपलब्ध जमा पूंजी में से ठाणे स्थित कंपनी को तीसरी गैस शवदाहिनी के लिए 10 लाख रुपए का अग्रिम भुगतान कर दिया गया था। साथ ही कंपनी के तकनीकी विशेषज्ञों ने अमरावती आकर हिंदू मोक्षधाम में तीसरी गैस शवदाहिनी लगाने हेतु जगह का मुआयना भी किया था, लेकिन बाद में अमरावती मनपा प्रशासन गैस शवदाहिनी के लिए सहायता राशि देने के अपने वादे से यह कहते हुए मुकर गया कि मनपा द्वारा दी जाने वाली राशि से हिंदू मोक्षधाम में मूलभूत सुविधाओं का विकास किया जा सकता है, किंतु इस रकम से गैस शवदाहिनी प्रकल्प स्थापित नहीं किया जा सकता। मनपा प्रशासन की ओर से यह भी कहा गया कि यदि हिंदू स्मशान संस्था चाहे तो अपने खर्च पर या किसी अन्य से सहयोग लेकर यहाँ तीसरी गैस शवदाहिनी स्थापित की जा सकती है। मनपा प्रशासन की इस भूमिका के बाद मोक्षधाम के कर्ता धर्ता आरबी अटल एक बार फिर शहर सहित जिले के सहृदय समाज सेवियों के समक्ष सहायता प्राप्त करने हेतु पहुंचे। साथ ही उन्होंने इस कार्य हेतु जिलाधीश शैलेश नवाल से भी मदद मांगी है। इस बारे में अपनी प्रतिक्रिया देते हुए आरबी अटल ने कहा कि हिंदू मोक्षधाम द्वारा स्थानीय प्रशासन के कहने पर कोविड संक्रमित मरीजों के अंतिम संस्कार हेतु अपने पूरे संसाधन झोंक कर अपनी जिम्मेदारियों को निभाया गया। हमसे स्थानीय मनपा प्रशासन द्वारा काफी बड़े बड़े वादे किए गए थे और हमने अंतिम संस्कार में आ रही दिक्कतों को देखते हुए मनपा प्रशासन से मोक्षधाम में तीसरी गैस शवदाहिनी स्थापित करने हेतु सहायता मांगी थी। तब हमें इस कार्य के लिए 50 लाख रुपए की सहायता राशि देने का वादा भी किया गया था, किंतु फिलहाल तक मनपा द्वारा कोई पैसा नहीं दिया गया। इस बीच हमने अपने पास उपलब्ध जमा पूंजी से तीसरी मशीन के लिए 10 लाख रुपए का अग्रिम भुगतान करते हुए मशीन बुक कर ली थी। ऐसे में अब हमारी सभी समाज सेवियों और दानदाताओं से अपील है कि वे तीसरी गैस शवदाहिनी खरीदने और स्थापित करने हेतु हिंदू मोक्षधाम की सहायता करें। जिले के पूर्व पालक मंत्री तथा विधान परिषद सदस्य प्रवीण पोटे पाटिल द्वारा अपने पीआर पोटे पाटिल एजुकेशन एंड वेलफेयर ट्रस्ट की ओर से शहर में निजी कोविड अस्पताल शुरू करने हेतु जिला व मनपा प्रशासन से विगत दिनों अनुमति मांगी गई थी। साथ ही कहा गया था कि इस कोविड अस्पताल में भर्ती होने वाले सभी मरीजों का इलाज निःशुल्क किया जाएगा और इलाज सहित मरीजों के चाय नाश्ते व भोजन पर होने वाले खर्च की जिम्मेदारी पोटे ट्रस्ट द्वारा उठाई जाएगी। लेकिन इसके बावजूद मेडिकल व पैरामेडिकल स्टाफ का अभाव एवं वैद्यकीय पंजीयन सहित कुछ तकनीकी दिक्कतों के चलते स्थानीय प्रशासन द्वारा पोटे
पोर्टे ट्रस्ट को निःशुल्क निजी कोविड अस्पताल शुरू करने की अनुमति देने से इनकार किया गया है। पोर्टे ट्रस्ट द्वारा साइंसकोर स्कूल व सांस्कृतिक भवन इन दो में से किसी एक स्थान पर कोविड अस्पताल शुरू करने की अनुमति प्रशासन से मांगी गई थी। पश्चात जिला प्रशासन द्वारा पोर्टे ट्रस्ट के पदाधिकारियों को राजेंद्र गोडे कॉलेज सहित डेंटल कॉलेज व विदर्भ आयुर्वेदिक महाविद्यालय का पर्याय दिया गया था। इस बीच गोडे कॉलेज में खुद गोडे कॉलेज प्रबंधन द्वारा अपना कोविड अस्पताल शुरू कर लिया गया। वहीं विदर्भ आयुर्वेद महाविद्यालय तथा डेंटल कॉलेज में सपोर्टिंग मेडिकल व पैरामेडिकल स्टाफ की कमी का मसला सामने आया। इसके अलावा सांस्कृतिक भवन पहले ही लीज पर दिया जा चुका है, अतः सांस्कृतिक भवन का पर्याय पहले ही खारिज कर दिया गया। इन सबके साथ ही सबसे बड़ी तकनीकी दिक्कत यह रही कि पोर्टे ट्रस्ट एक शैक्षणिक व चैरिटेबल यानी धर्मार्थ संस्था है और इसके पास अस्पताल शुरू करने हेतु आवश्यक रहने वाला वैद्यकीय रजिस्ट्रेशन नहीं है। इस बात को आधार बनाते हुए मनपा प्रशासन द्वारा पोर्टे ट्रस्ट को निजी कोविड अस्पताल खोलने की अनुमति देने से इनकार किया गया। यही अड़ंगा अन्य जगह पर भी कोविड अस्पताल शुरू करने में बना रहा। पोर्टे ट्रस्ट द्वारा शहर के कुछ ख्यातनाम डॉक्टरों की टीम को अपने साथ लेकर निःशुल्क कोविड अस्पताल शुरू करने की योजना पर काम किया जा रहा था। इसमें से कुछ डॉक्टरों द्वारा पहले ही अपने मेडिकल रजिस्ट्रेशन के आधार पर निजी कोविड अस्पताल शुरू किए जा चुके हैं। ऐसे में उन्हें दूसरे कोविड अस्पताल की अनुमति नहीं मिल सकती। अतः फिलहाल पोर्टे ट्रस्ट द्वारा शुरू किया जाने वाला यह महत्वाकांक्षी प्रकल्प शुरू होने की आशाएं पूरी तरह से धूमिल होती दिखाई दे रही हैं। इस बारे में अपनी प्रतिक्रिया देते हुए पूर्व पालक मंत्री व विधायक प्रवीण पोटे पाटिल ने कहा कि तमाम तरह की दिक्कतों एवं प्रशासन द्वारा अनुमति नहीं दिए जाने के बावजूद वे निराश या हताश नहीं हैं, बल्कि यदि इस कार्य हेतु शहर के डॉक्टर अब भी आगे आते हैं तो वे अब भी पूरी तरह से निःशुल्क एवं सर्व सुविधायुक्त कोविड अस्पताल शुरू करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने शहर के सभी डॉक्टरों से इस कार्य हेतु आगे आने का आह्वान भी किया है। अमरावती जिले की जनता हेतु निःशुल्क कोविड अस्पताल शुरू करने की अनुमति मांगते समय पूर्व पालक मंत्री प्रवीण पोटे पाटिल ने जिला प्रशासन से वादा किया था कि वे जिले में चल रही ऑक्सीजन की किल्लत को देखते हुए सुपर कोविड अस्पताल में ऑक्सीजन निर्मित प्लांट अपने खर्च पर स्थापित करेंगे। साथ ही जिले में जहां कहीं भी ऑक्सीजन निर्मित प्लांट बनाने की जरूरत पड़ेगी उसके लिए पोटे ट्रस्ट द्वारा सहायता दी जाएगी। यद्यपि पोटे ट्रस्ट को प्रशासन द्वारा निःशुल्क कोविड अस्पताल शुरू करने की अनुमति नहीं दी गई है, लेकिन इसके बावजूद विधायक प्रवीण पोटे ने अपने द्वारा किए गए वादे को निभाते हुए अपने खर्च से सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में 65 लाख रुपए की लागत वाला ऑक्सीजन निर्मित प्लांट स्थापित करने हेतु सहायता दी है। विगत दिनों इस ऑक्सीजन निर्मित प्लांट को स्थापित करने हेतु पोटे ट्रस्ट के पदाधिकारी तथा CS डॉक्टर निकम सहित प्लांट स्थापित करने वाली कंपनी के अधिकारियों ने सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में जगह का मुआयना किया और यहाँ पर ऑक्सीजन प्लांट स्थापित करने हेतु तमाम जरूरी काम शुरू कर दिए गए हैं, जिनके पूरा होते ही ऑक्सीजन निर्मित प्लांट स्थापित कर दिया जाएगा। कोविड संक्रमण की पहली लहर का असर खत्म होते होते अमरावती शहर सहित जिले में कोविड संक्रमण की दूसरी लहर शुरू हो गई थी और संक्रमितों की संख्या में अच्छा खासा इजाफा भी हुआ। साथ ही यहां तक कहा जाने लगा कि देश में कोविड संक्रमण की दूसरी लहर अमरावती से ही शुरू हुई थी। वहीं अब दूसरी लहर के बाद अमरावती में एक बार फिर कोविड संक्रमण की रफ्तार बढ़ रही है और संक्रमितों की संख्या में वृद्धि हो रही है। ऐसे में यह संदेह व्यक्त किया जा रहा है कि कहीं यह कोविड संक्रमण की तीसरी लहर तो नहीं, लेकिन स्वास्थ्य विशेषज्ञों के मुताबिक इतने कम दिनों में एक के बाद दूसरी लहर का आना संभव नहीं है। ऐसे में इसे तीसरी लहर नहीं कहा जा सकता, बल्कि यह दूसरी लहर का ही असर है। लेकिन इसके बावजूद अमरावती जिले में कोविड संक्रमण को लेकर अध्ययन किया जाना बेहद जरूरी है। सहायक दुय्यम निबंधक के पास संपत्ति की खरीदी व बिक्री के व्यवहार तथा दस्त पंजीयन करने की अनुमति देने वाला आदेश जिलाधीश शैलेश नवाल द्वारा बुधवार को जारी किया गया है। इस आदेशानुसार सहायक दुय्यम निबंधक कार्यालय के पास ऑनलाइन पंजीयन कराने वाले व्यक्ति को खरीदी बिक्री का व्यवहार कराने की अनुमति रहेगी। इस हेतु सहायक दुय्यम निबंधक कार्यालय के लिए जिलाधीश कार्यालय द्वारा आवश्यक दिशा निर्देश जारी करते हुए कहा गया कि कार्यालय में भीड़भाड़ कम करने हेतु टोकन क्रमांक की व्यवस्था उपलब्ध कराई जाए। विश्वविख्यात श्री हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल के प्रधान सचिव पद्मश्री प्रभाकर राव वैद्य ने बुधवार को कोविड प्रतिबंधात्मक वैक्सीन का टीका लगाया। साथ ही उन्होंने सभी नागरिकों से यह वैक्सीन लगवाने और खुद को इस महामारी से बचाने का आह्वान भी किया। अमरावती मनपा क्षेत्र अंतर्गत कुछ दिनों के अंतराल पश्चात कोविशील्ड व कोवैक्सीन का टीका लगाया जाना शुरू किया गया। इस हेतु गत रोज ही अकोला स्वास्थ्य उपसंचालक कार्यालय से अमरावती जिले को कुल 7,600 कोविड प्रतिबंधात्मक वैक्सीन उपलब्ध कराई गई थी, जिसमें 3,000 कोवैक्सीन व 4,600 कोविशील्ड वैक्सीन का समावेश था। इसमें से अमरावती मनपा क्षेत्र के लिए कोविशील्ड के 1,600 तथा कोवैक्सीन के 1,070 डोज आवंटित किए गए थे, जिसके जरिए गुरुवार को मनपा क्षेत्र में स्थित कुछ टीकाकरण केंद्रों पर वैक्सीनेशन का काम शुरू किया गया और हर टीकाकरण केंद्र पर वैक्सीन लेने के इच्छुक नागरिकों की काफी भीड़ उमड़ी। इसमें से वैक्सीन लगवाने हेतु आए कई लोग बिना मास्क पहने ही भीड़ में खड़े थे और भीड़भाड़ की वजह से सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का बड़े पैमाने पर उल्लंघन भी हुआ।
इस समय शहर सहित जिले में आगामी 22 मई तक कड़ा लॉकडाउन लागू किया गया है, जिसके तहत जीवनावश्यक वस्तुओं की दुकानों को केवल होम डिलीवरी देने की अनुमति दी गई है और संचारबंदी काल के दौरान अन्य सभी दुकानों को बंद रखने के आदेश जारी किए गए हैं। किंतु शहर में इन दिनों इन आदेशों का धड़ल्ले से उल्लंघन हो रहा है। जीवनावश्यक वस्तुओं की दुकानों में ग्राहकों की भीड़भाड़ दिखाई देने के साथ साथ प्रमुख व्यापारिक क्षेत्रों में स्थित अन्य कई दुकानों में भी चोरी छिपे ढंग से ग्राहकी चल रही है। जहां एक और जीवनावश्यक वस्तुओं की दुकानें रहने वाले इतवारा बाजार परिसर में जबरदस्त भीड़भाड़ दिखाई दे रही है, वहीं दूसरी ओर जयस्तंभ चौक से जवाहर रोड की ओर जाने वाली सड़क पर स्थित कई बंद दुकानों के सामने भी लोगों की मौजूदगी है। कई दुकानदार अपनी दुकानों के सामने अपने 1-2 कर्मचारियों को खड़ा रखते हैं, जो खरीदारी हेतु आने वाले ग्राहकों को दुकान के भीतर जाने वाला चोर रास्ता बताते हैं। ऐसे में सभी प्रमुख चौक चौराहों पर इस समय लोगों की अच्छी खासी भीड़भाड़ है, जिसकी ओर प्रशासन द्वारा तत्काल ध्यान दिए जाने की जरूरत है। इस समय कोविड संक्रमण के खतरे को देखते हुए तमाम जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं ताकि संक्रमण की रफ्तार को रोका जा सके। इसके तहत गैस वितरण एजेंसी से लोगों के घरों तक भेजे जाने वाले घरेलू गैस सिलेंडरों पर भी कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव किया जा रहा है। गले अथवा नाक के जरिए स्वैब का सैंपल लेते हुए कोविड टेस्ट करवाना कई लोगों के लिए तकलीफदेह साबित होता है, लेकिन अब कुल्ला करने के जरिए प्राप्त सैंपल के आधार पर कोविड की टेस्ट करना संभव हो गया है। नागपुर की राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संशोधन संस्था यानी नीरी ने कोविड टेस्टिंग के संदर्भ में एक नया तरीका खोज निकाला है और इस संशोधन को ICMR ने अपनी मान्यता भी दी है। ऐसे में जल्द ही टेस्टिंग के इस नए तरीके पर समूचे देश में अमल किया जाएगा। नीरी के वायरोलॉजी विभाग में कार्यरत डॉक्टर कृष्णा खैरनार द्वारा विकसित की गई इस तकनीक को कोविड के संदर्भ में सबसे उपयुक्त माना जा रहा है। इस टेस्टिंग को सलाइन गार्गल RT-PCR टेस्ट का नाम दिया गया है। इस टेस्ट के लिए संबंधित व्यक्ति को सलाइन वाटर से करीब 15 मिनट तक कुल्ला करते हुए उस कुल्ले का सैंपल प्रयोगशाला में देना होगा। सलाइन के पानी से कुल्ला करने पर गले व नाक में मौजूद वायरस उस पानी में आ जाएगा और उसे बेहद आसानी से ट्रेस किया जा सकेगा। साथ ही इस टेस्ट की रिपोर्ट महज 3 घंटे के भीतर प्राप्त हो जाएगी। पैदा होने के महज 10वें दिन कोविड संक्रमण की चपेट में आने वाले एक नवजात बच्चे ने इस संक्रामक महामारी पर जीत हासिल की है और लगातार 2 हफ्ते के इलाज पश्चात होप अस्पताल के डॉक्टरों ने उसे मौत के जबड़े से वापस खींच लाया। डॉक्टरों द्वारा दावा किया गया है कि यह बच्चा राज्य में सबसे कम आयु वाला कोविड संक्रमित मरीज रहा। साथ ही यह पहला ऐसा सबसे छोटा बच्चा रहा जिस पर रेमडेसिविर इंजेक्शन का भी प्रयोग करना पड़ा। हालांकि अब यह बच्चा पूरी तरह से स्वस्थ है और गुरुवार को डिस्चार्ज मिलने के बाद यह बच्चा अपने परिवार में वापस लौट गया है। वरुड तहसील अंतर्गत अंबाड़ा गाँव निवासी अपेक्षा मरस कोल्ले नामक महिला ने 16 अप्रैल 2021 को एक प्यारे से बच्चे को जन्म दिया, किंतु पैदा होने के 2 दिन बाद ही इस बच्चे को लगातार तेज बुखार आना शुरू हुआ। ऐसे में उसे वरुड शहर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर 3 दिन के इलाज पश्चात इस बच्चे को अस्पताल से डिस्चार्ज मिला, लेकिन उसे दोबारा तेज बुखार आना शुरू हुआ। ऐसे में उसे एक बार फिर वरुड शहर के उसी अस्पताल में भर्ती किया गया, जहाँ पर उसका अगले 7 दिनों तक इलाज चलता रहा। इसी दौरान डॉक्टरों ने इस बच्चे की RT-PCR टेस्ट की, जिसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई। वहीं बच्चे के माता पिता की रिपोर्ट नेगेटिव थी। ऐसे में इस बच्चे को तुरंत अमरावती के सुपर कोविड अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां इस बच्चे का इलाज तो शुरू किया गया, लेकिन इस अस्पताल में इतने छोटे बच्चे के लिए वेंटिलेटर व अन्य आवश्यक चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध नहीं रहने के चलते जिलाधीश शैलेश नवाल व जिला शल्य चिकित्सक डॉक्टर श्याम सुंदर निकम के मार्गदर्शन में इस बच्चे को शहर के होप हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां पर बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अद्वैत पानट के मार्गदर्शन में विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम ने इस बच्चे का इलाज शुरू किया। इस हेतु अस्पताल की एक पूरी मंजिल को आरक्षित करते हुए उसे ICU में तब्दील कर दिया गया था। करीब 18 दिन बाद इस बच्चे को लगाया गया कृत्रिम ऑक्सीजन हटाया गया और अगले 1-2 दिन उसे स्वास्थ्य निरीक्षण में रखा गया। कुल 24 दिन चले इलाज के बाद इस बच्चे को गुरुवार 20 मई को अस्पताल से डिस्चार्ज दिया गया। इस समय बच्चे के माता पिता व रिश्तेदारों के चेहरे खुशी से चमक रहे थे। जहां एक और अमरावती में महज 10 दिन के बच्चे ने कोविड संक्रमण पर मात दी, वहीं वाशिम जिले के रिसोड तहसील अंतर्गत भोकरखेड़ा गांव निवासी 101 वर्षीय जयवंताबाई गंगाराम रंजवे नामक महिला ने भी कोविड संक्रमण को मात दी है। दोनों आंखों की रोशनी खो चुकी एवं दोनों कानों से सुनाई देना बंद हो चुकी। 101 वर्षीय जयवंताबाई का CT स्कैन स्कोर मात्र 12 था और 15 दिन पूर्व कोविड संक्रमण की चपेट में आने के बाद उन्हें सेनगांव तहसील के कौठा गाँव स्थित स्वास्थ्य उपकेंद्र में भर्ती कराया गया था, जहाँ से वे 15 दिन बाद कोविड मुक्त होकर अपने घर लौटी हैं। विगत 2 माह से कोविड वायरस का संक्रमण अमरावती शहर सहित ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी तेजी से बढ़ रहा है। इस बात को ध्यान में रखते हुए जिला परिषद के शिक्षकों, कर्मचारियों व संगठनों के सहयोग से तथा जिला परिषद अध्यक्ष, CEO व DHO की अगुवाई में मालटिगड़ी के सामने स्थित जिला परिषद के विश्राम गृह में 20 बेड का कोविड केयर सेंटर शुक्रवार 21 मई से शुरू किया जाएगा, जिसके लिए युद्ध स्तर पर तैयारियां शुरू की गई हैं। जिला परिषद के विश्राम गृह में कुल 14 कक्ष हैं, जिसमें से 5 कक्ष महिलाओं के लिए तथा 5 कक्ष पुरुषों के लिए उपलब्ध कराए जाएंगे और 2 कक्ष आरक्षित रखे जाएंगे। इसके अलावा अन्य 2 कक्षों से स्वास्थ्य महकमे का कामकाज चलेगा। साथ ही यहां पर भर्ती रहने वाले मरीजों एवं उनके रिश्तेदारों को रोजाना चाय, नाश्ता व भोजन शिक्षक कर्मचारी संगठन के जरिए उपलब्ध कराया जाएगा।
मनपा स्थायी समिति के सभापति सचिन रासने ने गत रोज शिव टेकड़ी परिसर का दौरा करते हुए वहां चल रहे कामकाज का मुआयना किया। साथ ही शिव टेकड़ी पर किए जा रहे वृक्षारोपण के बारे में जानकारी प्राप्त करते हुए यहां पर लगाए जाने वाले सभी वृक्षों का ख्याल रखने का निर्देश दिया। इस समय मनपा गुट नेता दिनेश बूब भी उपस्थित थे। शिव टेकड़ी परिसर में चल रहे कामों की जानकारी यहाँ की सुपरवाइजर जया डवरे द्वारा दी गई। जिले के विभिन्न पेट्रोल पंपों पर काम करने वाले 3000 से अधिक कर्मचारी आज भी कोविड टीकाकरण से वंचित हैं और अब तक समूचे जिले में 100 से अधिक पेट्रोल पंप कर्मी कोविड संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं। रोजाना ही सैकड़ों हजारों लोगों के संपर्क में आने वाले पेट्रोल पंप संचालकों व उनके कर्मचारियों के वैक्सीनेशन हेतु अब तक कोई नियोजन नहीं किया गया है। जिले के ग्रामीण व सीमावर्ती इलाकों में स्थित पेट्रोल पंपों पर बाहरी जिलों के वाहन धारकों का पेट्रोल व डीजल भरवाने हेतु बड़े पैमाने पर आना जाना लगा रहता है और दुपहिया वाहनों में पेट्रोल भरते समय पेट्रोल पंप कर्मचारियों का वाहन धारकों के साथ सीधा संपर्क आता है। साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का पालन भी नहीं हो पाता। ऐसे में यदि किसी वाहन धारक में कोविड संक्रमण के लक्षण है तो उसके संपर्क में आने की वजह से पेट्रोल पंप कर्मियों के संक्रमण की चपेट में आने का खतरा बना रहता है। ऐसे में यह बेहद जरूरी है कि पेट्रोल पंप संचालकों व पेट्रोल पंप कर्मचारियों को भी पहली प्राथमिकता के साथ कोविड प्रतिबंधात्मक वैक्सीन उपलब्ध कराई जाए। संयुक्त राज्य अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा द्वारा वर्ष 2004 में गठित स्काई नाइट क्लब तथा वेस्ट हवाई एस्ट्रोनॉमी क्लब में बोर्ड मेंबर के तौर पर अमरावती शहर से वास्ता रखने वाले युवा अंतरिक्ष वैज्ञानिक ऋषभ पवन भुतड़ा का चयन किया गया है। सबसे खास बात यह है कि वर्ष 2004 से अब तक कोई भी भारतीय इस क्लब में बतौर बोर्ड मेंबर शामिल नहीं हो पाया है और यह बहुमान हासिल करने वाले ऋषभ भुतड़ा पहले भारतीय हैं। इस समय इस बोर्ड में कुल 31 सदस्य हैं, जिनमें से ऋषभ भुतड़ा अकेले और सबसे पहले भारतीय सदस्य हैं। शहर के प्रतिष्ठित समाजसेवी व उद्यमी तथा होटल लैंडमार्क के संचालक नितिन कदम द्वारा विगत लंबे समय से कोविड की संक्रामक महामारी व जारी संचारबंदी काल के दौरान इरविन डफरिन पीडीएमसी व सुपर कोविड अस्पताल में भर्ती मरीजों एवं उनके परिजनों हेतु शुद्ध व पौष्टिक भोजन तथा पीने हेतु ठंडे पानी की व्यवस्था करवाई जा रही है। इसके तहत नितिन कदम एवं उनके पुत्र प्रवेश कदम द्वारा अपनी टीम के साथ रोजाना शाम 6 बजे से 8 बजे तक इन चारों अस्पतालों का दौरा करते हुए रोजाना करीब 1000 से अधिक मरीजों व उनके परिजनों को भोजन के पैकेट व ठंडे पानी की बोतलें उपलब्ध कराई जा रही हैं। गुरुवार को राज्य मंत्री बच्चू कडू के हाथों इस उपक्रम के तहत जरूरतमंदों को भोजन वितरित किया गया। इस समय राज्य मंत्री ने इस उपक्रम की सराहना की। शहर के प्रतिष्ठित नागरिक तथा समाजसेवी गोपाल प्रसाद दुबे ने अपनी सुपुत्री शिल्पा के विवाह अवसर पर शक्कर साथ मित्र मंडली एवं शिवसेना द्वारा चलाए जा रहे अन्नदान व भोजन दान महायज्ञ में पूरे एक दिन के खर्च की राशि प्रदान की और बड़े अनूठे ढंग से अपनी बिटिया का विवाह समारोह संपन्न कराते हुए समाज के समक्ष एक आदर्श मिसाल पेश की। जिले में आज 879 नागरिकों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इसके साथ ही जिले में कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 86,178 पर जा पहुंची है। वहीं गुरुवार को 24 घंटे के दौरान जिले के कोविड अस्पतालों से कुल 19 कोरोना संक्रमितों की मौत हुई, जिनमें 18 स्थानीय मरीजों सहित बाहरी जिले के एक मरीज का समावेश रहा। जिले में कोविड मृतकों की संख्या बढ़कर अब 1321 पर जा पहुंची है। साथ ही बाहरी जिलों के 166 मृतकों को जोड़कर यह आंकड़ा 1487 पर जा पहुंचा है। स्थानीय मृतकों में मनपा क्षेत्र के 4 व ग्रामीण क्षेत्र के 14 मरीजों का समावेश है। इसके अलावा गुरुवार को जिले के कोविड अस्पतालों से 1005 मरीजों को कोविड मुक्त हो जाने के चलते डिस्चार्ज दिया गया। जिले में अब तक कुल 75,279 मरीज कोविड मुक्त हो चुके हैं। वहीं इस समय जिले में कुल एक्टिव पॉजिटिव मरीजों की संख्या 9,568 है, जिनमें मनपा क्षेत्र के 2,312 तथा ग्रामीण क्षेत्र के 7,256 मरीजों का समावेश है। इसके अलावा इस समय 1,937 मरीजों का विभिन्न कोविड अस्पतालों में इलाज चल रहा है। साथ ही मनपा क्षेत्र में 1,718 व ग्रामीण क्षेत्र में 5,913 मरीज होम आइसोलेशन में रखे गए हैं। इसके अलावा अमरावती संभाग के 5 जिलों में गुरुवार को 3,083 नए संक्रमित मरीज पाए गए, जिनमें अकोला जिले के 764, यवतमाल जिले के 443, बुल्ढाना जिले के 591 तथा वाशिम जिले के 406 मरीजों का समावेश रहा। साथ ही संभाग में गुरुवार को 4,086 मरीज कोविड मुक्त भी हुए, जिनमें अकोला के 1,032, यवतमाल के 823, बुल्ढाना के 759 तथा वाशिम जिले के 467 मरीज शामिल हैं। अमरावती संभाग के 5 जिलों में अब तक कुल 3,26,741 कोविड संक्रमित मरीज पाए जा चुके हैं, जिनमें से 2,93,854 मरीज कोविड मुक्त हो चुके हैं। साथ ही अब तक संभाग में कुल 4,821 संक्रमितों की मौत हो चुकी है, जिनमें अकोला के 920, यवतमाल के 1,680, बुल्ढाना के 536 तथा वाशिम जिले के 364 मरीजों का समावेश है। होर्डिंग्स को हटाने की मुहिम गुरुवार की देर शाम 5 बजे से शुरू की गई। इसके तहत पठान चौक, इतवारा बाजार, नागपुरी गेट, राजकमल चौक, इरविन चौक से पंचवटी मार्ग सहित शहर के अन्य इलाकों में सड़क किनारे लगाए गए शुभकामनाओं के होर्डिंग सहित अन्य होर्डिंग्स को हटा दिया गया। अमरावती महानगर पालिका कार्यशाला के उप अभियंता रविंद्र अनवाने को तत्काल निलंबित किए जाने की मांग युवा सेना के जिला प्रमुख राहुल माटोडे ने मनपा आयुक्त प्रशांत रोड़े से की है।
नांदगांवपेट में मंगलवार की रात बिजली आपूर्ति रात भर खंडित रहने पर संतप्त नागरिकों ने महावितरण कार्यालय पहुंचकर अधिकारियों का घेराव किया। इस क्षेत्र में विगत 3 सप्ताह से लगातार बिजली आपूर्ति खंडित हो रही है, जिससे नागरिकों में अच्छा खासा रोष व्याप्त था। विधायक रवि राणा द्वारा जिलाधीश के माध्यम से मुख्यमंत्री को भेजे गए निवेदन में कहा गया है कि इन दिनों जिले के ग्रामीण एवं शहरी इलाकों में कोविड प्रतिबंधात्मक वैक्सीन का टीका लगवाने हेतु सुबह 5 बजे से ही महिलाओं और पुरुषों की लंबी कतारें लग रही हैं। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां भी उड़ रही हैं और लोगों को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में जिस तरह पल्स पोलियो का टीका लगाया जाता था, उसी तरह शहर व गाँव में डोर टू डोर कोविड टीकाकरण अभियान चलाया जाए। बहुजन समाज पार्टी द्वारा जिलाधीश के माध्यम से राज्य के मुख्यमंत्री को भेजे गए निवेदन में कहा गया है कि राजनीतिक आरक्षण को सबसे पहले बंद करने के साथ ही पिछड़ा वर्गीय समाज पर किए जा रहे अन्याय को दूर किया जाए। पिछड़ा वर्गीय स्वतंत्र अधिकारी कर्मचारी महासंघ द्वारा विभागीय आयुक्त को सौंपे गए निवेदन में मांग की गई है कि पदोन्नति के 33% आरक्षण को रद्द करने वाले अधिनियम को तत्काल रद्द किया जाए। कोविड संक्रमण काल के दौरान शहर पुलिस आयुक्तालय क्षेत्र में रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी का मामला सामने आया था। इस मामले की तहकीकात आर्थिक अपराध शाखा द्वारा की जा रही है और इस मामले में सुपर कोविड अस्पताल के डॉक्टर अक्षय राठौड़ व डॉक्टर पवन मालूसरे समेत कुल 6 लोगों को हिरासत में लिया गया। इन आरोपियों की जमानत को स्थानीय अदालत द्वारा खारिज कर दिया गया था। ऐसे में आर्थिक अपराध शाखा की टीम ने सभी आरोपियों को पुलिस कस्टडी रिमांड हेतु स्थानीय अदालत में पेश किया। शहर के सातुर्णा क्षेत्र में रहने वाले युवक को धमकाते हुए 5 लाख रुपयों की फिरौती मांगने का मामला सामने आया। इस मामले में सातुर्णा परिसर में रहने वाले नवल राठी नामक युवक ने पुलिस में शिकायत दी है कि कारंजा लाड़ के गौतम नगर में रहने वाली एक युवती के साथ बीते 5 वर्षों से शादी नहीं करने की शर्त पर उसने प्रेम संबंध रखे थे। इस बात का लाभ उठाते हुए युवती तथा उसके अकोला में रहने वाले अजय वानखड़े नामक साथी ने उसे धमकाते हुए उससे 5 लाख रुपए की फिरौती मांगी है। सिरजगांव कस्बा पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई में अवैध रेत की तस्करी करने वाले किरण अवसरमोल तथा संतोष बोरकर को गिरफ्तार किया गया है। इन दोनों आरोपियों के पास से 2 ट्रैक्टर समेत कुल 9,19,000 रुपए का माल जब्त किया गया। यवतमाल जिले की वणी तहसील अंतर्गत मुकुटबंद पुलिस थाने के भेंडाला गांव में पारिवारिक कलह के चलते वैभव नथु आसुटकर नामक 19 वर्षीय युवक ने अपने पिता नथु केशव आसुटकर को तीक्ष्ण हथियार से हमला करते हुए मौत के घाट उतार दिया। मुकुटबंद पुलिस ने आरोपी बेटे को गिरफ्तार किया है। वहीं यवतमाल जिले के आर्नी तहसील अंतर्गत झापरवाड़ी में शराब के नशे में धुत बेटे ने अपने वृद्ध पिता की हत्या कर दी। मृतक की शिनाख्त महादेव बापूराव गेडाम के तौर पर हुई है। पुलिस ने इस मामले में मारुति महादेव गेडाम नामक 25 वर्षीय युवक को गिरफ्तार किया है। आप देख रहे थे मंडल न्यूज बुलेटिन। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।